मैं एसके सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। आप लोगों को कैसी क्लास चल लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए, और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। आप लोग रेगुलर क्लास देखिए और कमेंट करिए। यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये क्लास उपयोगी है ही साथ जो लोग यूजीसी नेट और हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर रेगुलर क्लास देखते रहेंगे तो उनको भी ढेर सारे प्रश्न यहां से जरूर मिलेंगे। और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो है इसको देखिए, इसलिए क्योंकि यहां से प्रश्न आने ही आने हैं। बिल्कुल प्रश्नों को एकदम बारीकी के साथ रखा गया है और हर एक प्रश्न अपने आप में नगीने की तरह है। तो आज की क्लास बिना विलंब के मैं शुरू करता हूं, और आप लोग क्लास जरूर शेयर कर दिया करिए और लाइक जरूर कर दिया करिए। नोटिफिकेशन, कुछ लोगों ने बताया कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उसके लिए आप लोग बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा। कल जहां से हमने क्लास छोड़ी थी आज वहीं से स्टार्ट होगी, यानी कल हम लोगों ने 60 प्रश्न सॉल्व किया था। आज 61वें प्रश्न से आज की क्लास की शुरुआत होने जा रही है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, जब मैं प्रश्न पढ़ लिया करूं तो आप लोग उत्तर ढूंढते रहा करिए और मैं इसका व्याख्या करता रहूंगा। तो पहला ऑप्शन है आ, ए, उ और औ। तो विवृत स्वर पूछा जा रहा है, तो स्वरों का वर्गीकरण, एक वर्गीकरण मुख के खुलने के आधार पर किया गया है। किस आधार पर? मुख के खुलने के आधार पर 4 प्रकार से किया गया है। इसको देख लेते हैं हम लोग। संवृत स्वर, संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सकरा हो जाता है उसको संवृत स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? ई, उ और उ। फिर मुख, दूसरा है अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। स्वरों का उच्चारण करते समय अगर मुख का आकार कुछ कम सकरा हो रहा है तो उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। इसमें ए और ओ आता है। क्या आता है? ए और ओ आता है। तीसरा वर्गीकरण है विवृत स्वर, विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुल जाता है, जिसे आ और अनुनासिक आ करके आता है, उसको क्या कहते हैं? विवृत स्वर। क्या कहेंगे? विवृत स्वर। और चौथा प्रकार है अर्ध विवृत स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधकुला रहता है। क्या रहता है? अधकुला। उसको क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर। ऐ, औ और अ। आगत आ भी इसी में आता है। क्या आता है? आगत आ। तो अब आपका उत्तर आ चुका होगा कि विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर क्या है? आ है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत पर अर्पणा किसके जीवन को केंद्रित करके लिखा गया है? छत पर अर्पणा किसके जीवन को केंद्रित करके लिखा गया है? अमरकांत, महेंद्र भल्ला, निराला या अज्ञेय? तो यह अज्ञेय के जीवन को केंद्रित करके लिखा गया है। इसकी लेखिका है इला डालमिया। तो छत पर अर्पणा अगर आपसे पूछा जाएगा, यह कौन सी विधा है?
उपन्यास है। कौन सी विधा है? तो यह उपन्यास है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा है? एक आपसे इतिहास ग्रंथ परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह, रामखेलावन पांडे, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और सुमन राजे। तो इसका सही उत्तर होगा रामखेलावन पांडे। क्या सही उत्तर होगा? रामखेलावन पांडे। बच्चन सिंह ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। क्या लिखा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध का किसका है? हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी अपने उत्तर आप बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा श्याम नारायण पांडे। किसका है? श्याम नारायण पांडे का है। बालकृष्ण नवीन का देख लेते हैं कुछ। कुमकुम, उर्मिला, अपलक, क्वास, ये किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का। सोहनलाल द्विवेदी क्या है? मौर्य विजय है, दुर्वादल है, बापू है, ये सब किसका है? सोहनलाल द्विवेदी जी का है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए चित्रा मुदगल को कौन सा पुरस्कार मिला? इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए बताइए आप लोग। तो इसके लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और व्यास सम्मान इनकी एक रचना थी आमा। इसके लिए इनको क्या मिला था? व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? हिंदी के प्रथम पत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, बाबू युगल किशोर। कहीं कहीं बाबू जुगल किशोर भी लिखा रहता था। तो आपका सही उत्तर होगा बाबू युगल किशोर। इन्होंने 31 मई 1826 को, कब? 31 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से उदंत मार्तंड का संपादन शुरू किया था। यह कैसा पत्र था? साप्ताहिक। कैसा था? साप्ताहिक। एक रोचक तथ्य आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष को 31 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड इसी दिन को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंड में है? अपनी धरती अपने लोग कितने खंड में है? 2, 3, 1 या 4? जल्दी जल्दी अपने उत्तर बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उसका नाम क्या है। चलिए हम बता दे रहे हैं। मुडेर पर सूरज, आपस की बातें और देर सवेर।
मुडेर पर सूरज, आपस की बातें और देर सवेर, यानी ये 3 खंड में है। कितने खंड में है? 3 खंड में। रामविलास शर्मा की आत्मकथा आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है, तो यह आत्मकथा किसकी है? रामविलास शर्मा की है। कितने भाग में? 3 भाग में है। मुडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, ये तीनों इसके खंड हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? पाणिनि, पतंजलि या भरत मुनि या कात्यायन, किसने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था? तो सबसे पहले इसका प्रयोग पाणिनि ने किया था। किसने किया था? पाणिनि ने, और अपनी रचना अष्टाध्यायी में किया था। अष्टाध्यायी, इसका नाम अष्टाध्यायी इसलिए है क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? यह प्रश्न टीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी 2021 में, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। मगन ठाकुर, आलो उजाला, मनोहर दास या रतन शेखर, किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आलो उजाला ने किया था। ध्यान रहे कि आलो उजाला जो है मगन ठाकुर के दरबारी थे, दरबारी कवि थे। तो मगन ठाकुर, अगर प्रश्न ऐसे आए कि किसने करवाया था, यानी पद्मावत का अनुवाद बांग्ला किसने करवाया था, तब आपका उत्तर क्या होगा? मगन ठाकुर। लेकिन अगर यह कहा जाए कि किसने किया था, तो आलो उजाला कवि ने किया था। किसने किया था? आलो उजाला ने। तो ये दोनों बातें बहुत बारीक हैं, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। इस बात को लेकर के पिछली बार काफी छात्रों का प्रश्न गलत हो गया था, मगन ठाकुर उन्होंने लगा दिया था उत्तर। आगे देखते हैं। हृदय का मधुभार काव्य रचना है। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसका है? शुक्ल, प्रसाद, पंत, निराला। शुक्ल, प्रसाद, पंत और निराला। तो सही उत्तर होगा शुक्ल। हाँ, एक बात और, हृदय का मधुभार और कहीं कहीं हृदय का मधुर भार भी लिखा रहता है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों एक ही बातें हैं। शुक्ल जी जो है ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। इनका जो समय आता है वो द्विवेदी युग में आता है, और द्विवेदी युग का समय आप लोग जानते ही हैं, 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। प्रसाद, निराला और पंत ये छायावादी युग के हैं। छायावाद की प्रसाद भी है, निराला भी है और पंत भी है, और छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद का नाटक नहीं है। प्रेमचंद का कौन सा नाटक नहीं है? बताइए आप लोग। गुलामी का नशा, संग्राम, करबला या प्रेम की वेदी, इसमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद का नहीं है? तो इसमें जो है गुलामी का नशा इनका नाटक नहीं है। गुलामी का नशा इनका नाटक नहीं होगा। प्रेत बोलते हैं उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, भीष्म साहनी या मन्नू भंडारी। प्रेत बोलते हैं किसका उपन्यास है? ये राजेंद्र यादव का है। किसका है? राजेंद्र यादव का है। बाद में इस उपन्यास का नाम इन्होंने बदलकर क्या कर दिया? सारा आकाश, फिर से इसको प्रकाशित करवाया सारा आकाश नाम से। और एक प्रश्न आया हुआ है कि किस उपन्यास पर फिल्म बनी हुई है? तो सारा आकाश पे सारा आकाश नाम से ही फिल्म बन चुकी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कमलेश्वर का है काली आंधी, कितने पाकिस्तान, सुबह दोपहर शाम, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। मन्नू भंडारी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, आपका बंटी। भीष्म साहनी, तमस, कड़ियां, बसंती, नीलो नीला नीलोफर, ये सारे भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। हंस पत्रिका के संपादक नहीं है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है, अब तक ये पूछा जाता रहा है, क्योंकि समय समय पर हंस पत्रिका के संपादक बदलते रहे हैं। चलिए, अब तक आप लोग सोच चुके होंगे इसका उत्तर। प्रेमचंद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र यादव, अमृत राय या कमलेश्वर, बताइए कौन से होंगे इसके संपादक? तो इसका सही उत्तर होगा कमलेश्वर। प्रेमचंद, अमृत राय, राजेंद्र यादव। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे और इन्होंने भी इसका संपादन किया था। राजेंद्र यादव 1986 से लेकर
मरणोपरांत यानी 2013 तक इन्होंने इसका संपादन किया। वर्तमान समय में संजय सहाय इसका संपादन कर रहे हैं। कौन? संजय सहाय। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं, भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। उपर्युक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बच्चन सिंह? तो यह कथन किसका है? अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख के टाइप करिए। इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर क्या होगा? रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। एक शुद्ध अशुद्ध शब्द आपको मिलेगा या तो फिर एक पूरा वाक्य ही शुद्ध करने के लिए आपको दिया जाएगा एग्जाम में। तो इसका जिजीविसा, जिजीविसा, जिजीविसा या जिजीविसा हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जिजीविसा। जिजीविसा यानी जीने की इच्छा। आगे देखते हैं, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? जितने भी मैं पात्र लिखवा रहा हूं यानी यहां बता रहा हूं, उन पात्रों को आप कॉपी कलम करके नोट करते चलेंगे। वो पात्र नाटक के हैं, उपन्यास के हैं, कहानी के हैं या फिर किसी काव्य विधा के हैं। वो बड़े ही काम आने वाले हैं। लगभग आपको 50 से लेकर 100 तक पात्रों को मैं लिखवाऊंगा, मतलब कि सॉल्व कराऊंगा अपने प्रश्नों में, और इनको आप नोट करते चलेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मन्नो पूछा जा रहा है कि मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है, और ये नेट में प्रश्न आया हुआ है। कहां आया है? नेट में। सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब के फूल, मैं हार गई, मैं हार गई। तो ये इसका सही उत्तर है बादलों के घेरे। कृष्णा सोबती ने इसको लिखा है, कृष्णा सोबती ने। और इसका एक अन्य पात्र रवि भी है। कौन है? रवि। इस कहानी का अन्य पात्र कौन है? रवि है। और ये सारी विधाएं जो है ये कहानी है। बादलों के घेरे भी कहानी है, मैं हार गई मन्नू भंडारी। इसकी लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी है, मन्नू भंडारी। जिंदगी और गुलाब के फूल, इसकी लेखिका कौन है? उषा प्रियमवदा। बिल्कुल एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। सुहागिने, मोहन राकेश। सुहागिने किसकी कहानी है? मोहन राकेश की कहानी है। तो ये पूरा पेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल या सर सैयद अहमद खान? बताइए आप लोग, यह कथन किसका है? और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो यह कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह का। जितने कथन है उसके लिए आप लोग एक पतली सी अलग से बुक बना लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा रहे। कथन एक जगह आपको इकट्ठा हो जाएगा और आपको पढ़ने में, दोहराने में आसानी रहेगी। एग्जाम के समय पे जो महत्वपूर्ण चीजें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और उसको आप दोहरा के एग्जाम के लिए तैयार होंगे। निम्नलिखित में से गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, चांद का मुख टेढ़ा है। यह प्रश्न आया हुआ है, आप लोग उत्तर बताइए इसका। इसका सही उत्तर होगा चांद का मुंह टेढ़ा है। यह गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, यह किसका है? मुक्ति बोध का है। किसका है? मुक्ति बोध का है। गिरिजा कुमार माथुर का नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प है। मुक्ति बोध का चांद का मुख टेढ़ा है और भूर भूर खाक धूल इनका एक और काव्य संग्रह है। निम्नलिखित में से
पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या बघेली? तो सही उत्तर है भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन सी है? अवधी है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी किसकी बोली है? यह है बिहारी हिंदी की। किसकी? बिहारी हिंदी की। इसकी 2 अन्य बोलियां भी है, मगही और मैथिली। मगही और मैथिली। मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की बोली है। तात्पर्य को चौथी शब्द शक्ति किसने माना है? आप लोग जान रहे हैं कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। यहां पे लिख देता हूं, शब्द शक्ति 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब चौथी शब्द शक्ति की बात किसने की थी? तो चौथी शब्द शक्ति की बात कुमारिल भट्ट जी ने की थी। किसने की थी? कुमारिल भट्ट ने की थी। अनुभूत के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूत लेकर इस संसार में आता है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? किस निबंध से उद्धृत है? तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों निबंध हैं और चारों किसके हैं? चारों रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के हैं। अब इन निबंधों में से किस निबंध की ये लाइन है? तो यह है भाव या मनोविकार का। किसका है? भाव या मनोविकार का। मुझे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें वाच्य पूछा जा रहा है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और जो वाक्य होगा वो या तो अकर्मक होगा या सकर्मक होगा, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, वाक्य हमेशा सकर्मक ही होगा। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी? भाव की प्रधानता होगी, और वाक्य हमेशा किसमें रहेगा? अकर्मक होगा। क्या होगा? अकर्मक। मुझसे चला नहीं जाता, यह अकर्मक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का गोरकी किसे कहा जाता है? हिंदी का गोरकी जैनेन्द्र, अमरकांत, राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल। जल्दी से अपने उत्तर दीजिए आप लोग, 5 सेकंड का आपको अवसर दिया जाता है। सही उत्तर होगा अमरकांत। अमरकांत को हिंदी का गोरकी कहा जाता है। और किसने कहा है? तो यशपाल ने कहा है। यशपाल ने इनको क्या कहा है? हिंदी का गोरकी कहा है। भरत मुनि के रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में कौन नहीं है? भट्ट, लोलट, भट्ट नायक, अभिनवगुप्त और भामा। लोलट, नायक, अभिनवगुप्त, भामा। जल्दी जल्दी अपने उत्तर आप लोग बताइए। सही उत्तर होगा भामा। इसके 4 व्याख्याकार कौन कौन है? लोलट है, शंकुक है, नायक है और अभिनवगुप्त। तो 1/4 कौन होंगे? शंकुक जो है वैसे आते दूसरे नंबर पे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने यहां क्रम छोड़ के बस संख्या लिख दिया है, 4थे नंबर पे। 5 आंगनों वाला घर किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बड़ा फेमस रहा है 5 आंगनों वाला घर। तो गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा, अमृत राय और उदय शंकर भट्ट। किसका उपन्यास है? तो यह है गोविंद मिश्र का। इनके कुछ और भी उपन्यास हैं, देख लिया जाए। फूल, इमारतें और बंदर। फूल, इमारतें और बंदर एक उपन्यास है। अरण्य तंत्र भी इनका एक उपन्यास है। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं।
हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन में कौन कौन आता है? दूसरा और चौथा वर्ण, इसके साथ साथ क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी त, क, स और ह। दूसरा और चौथा वर्ण आएगा उस व्यंजन और स, ख, स आएगा। चलिए अल्प प्राण को भी हम यहीं क्लियर कर देते हैं। इसमें एक पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आएगा, प्लस अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल और व आएगा। और इसमें सारे स्वर भी आते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? इलाचंद जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन या जैनेन्द्र? कौन होगा इसका सही उत्तर? बताएं आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सुदर्शन। अज्ञेय, इलाचंद जोशी और जैनेन्द्र, ये चारों जो है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं। लगता है वह चला जाएगा, यह वाक्य किस काल को इंगित करता है? लगता है वह चला जाएगा, संभावना है कि वह चला जाएगा। सामान्य भूतकाल, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य भविष्य, सामान्य वर्तमान। इसका सही उत्तर होगा संभाव्य भविष्य। लगता है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह चला जाएगा। एक बार दोहरा देते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। इसी प्रकार से भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, जो यहाँ पे है लगता है वह चला जाएगा, जहां पे संभावना व्यक्ति हो। यानी जैसे हो सकता है बारिश हो, संभव है आज क्लास चलेगी, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ संभाव्य भविष्य काल होगा। और एक होता है हेतु हेतुमद भविष्य काल। तो ये काल के भेद हैं। जिस नायिका का पति उसके वश में होता है, देखो प्रश्न 2 प्रकार से यहां पे आएंगे। एक नायक या नायिका का पूछ सकता है 1 वर्ड, जैसे पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें भी आ सकता है और रस की दृष्टि से भी नायिका का भेद पूछा जा सकता है। दोनों एक ही बात होगी कि जिस नायिका का पति उसके वश में हो, उसके कंट्रोल में हो, उसके कंट्रोल में हो, उसको क्या कहेंगे? वासक सज्जा, विरहोत कंठिता, विरहोत कंठिता, स्वाधीन पतिका या प्रोषित पतिका। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी इसके भेद। तो इसका सही उत्तर होगा, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, स्वाधीन पतिका, यानी नायिका का पति उसके वश में हो। अब एक एक को हम लोग देख लेते हैं, व्याख्यायित कर लेते हैं। वासक सज्जा, ऐसी नायिका जो श्रृंगार करके बैठी हो, इंतजार कर रही हो अपने पति का, उसको क्या कहेंगे? वासक सज्जा कर रहे हैं, सज्जा नायिका कहेंगे। अब विरहोत कंठिता क्या होती है? वह नायिका जो विरह में व्याकुल हो और अपने पति का इंतजार कर रही हो, उसको क्या कहेंगे? विरहोत कंठिता कहेंगे। दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पे श्रृंगार करके वो अपने पति का वेट कर रही होगी, इंतजार कर रही होगी, और यहाँ पे वैसे ही इंतजार कर रही होगी, पता नहीं आने की आशा है या नहीं है। और प्रोषित पतिका, इसका मतलब होता है यह वह नायिका है जिसका पति किसी उद्देश्य को लेकर विदेश चला गया हो। कहाँ चला गया हो? विदेश चला गया हो। उस नायिका को प्रोषित पतिका कहा जाता है। अब आप लोगों को चारों भेद एकदम बिल्कुल समझ में आ गए होंगे।
और बार बार मैं कह रहा हूं जहां पे डिफिकल्ट हो, जहां पे कठिनाई हो, उसको आप लोग नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी है? इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी है? पौरुष, 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 पौरुख। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? तो पौरुष होगा। ध्यान रहिए, छोटा ऊ होगा, लघु वाला ऊ होगा इसमें। आगे देखते हैं, देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्टा। ये पूरी लाइन थी इनकी। तो ये किसकी लाइन है? सधुक्कड़ी, पुरानी, अपभ्रंश, प्राकृत, देसी भाषा। किस भाषा की काव्य पंक्ति है? भाषा यहां पूछा जा रहा है, तो किस भाषा का है ये? देसी भाषा का है। किसने लिखा? तो इसको लिखा है विद्यापति ने। किसने लिखा है? विद्यापति ने लिखा है। एक बात आपको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए यानी वीरगाथा काल के लिए 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना था, जिसमें से 8 ग्रंथ जो हैं देसी भाषा के हैं और 4 ग्रंथ साहित्यिक भाषा के हैं। चलिए हम ये बता दें कि ये विद्यापति जो है, विद्यापति की पदावली जो है वो देसी भाषा में आती है, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका वो किस में आती है? साहित्यिक भाषा में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तनया, नंदिनी, दुहिता, भार्या। तनया, नंदिनी, दुहिता या भार्या। तो इसका सही उत्तर होगा भार्या। भार्या पत्नी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पत्नी को। भार्या, दारा, ये सब पत्नी के पर्यायवाची हैं। तनया भी पुत्री के लिए है, नंदिनी और दुहिता भी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ? रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। प्रतीकवाद, रीतिकाल, प्रगतिवाद या भक्तिकाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रगतिकाल। जैसा कि आप लोगों को पता है 1918 से लेकर 1936 तक, 1918 से 1936 तक क्या है? छायावाद है। और 1936 से लेकर 1943 तक प्रगतिवाद है। और 1943 में प्रयोगवाद प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं, सुधा अरोड़ा का कहानी संग्रह नहीं है। सुधा अरोड़ा का कहानी संग्रह नहीं है। महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास, नेम प्लेट। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? सोचकर बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा नेम प्लेट। नेम प्लेट किसका कहानी है? तो नेम प्लेट जो है ये क्षमा शर्मा की कहानी है। किसका है? क्षमा शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी के पात्र मनु किसके प्रतीक हैं? इसमें प्रतीक विधान है। सब जितने पात्र हैं सबके कोई ना कोई प्रतीक हैं, और आप लोगों को ये सारे प्रतीक याद होने चाहिए। यहां से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। हृदय श्रद्धा का प्रतीक है, बुद्धि ईड़ा का प्रतीक है। अब तक आप सोच चुके होंगे। मनु जो है वो मन का प्रतीक है, और कुमार यानी मनु का जो पुत्र है, मनु का पुत्र क्या नाम है? कुमार नाम है। यह किसका प्रतीक है? मानव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मानव का प्रतीक है। यानी मनु मन का प्रतीक, बुद्धि ईड़ा का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक, और कुमार मानव का प्रतीक है। इस प्रतीक विधान को आप ध्यान रखेंगे, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कला का जोखिम के लेखक हैं। कला का जोखिम श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा, विनोबा भावे और यशपाल। इसमें से कला का जोखिम किसका है? तो कला का जोखिम है निर्मल वर्मा का। यह क्या है? निबंध है। निबंध। इनके कुछ और निबंध देख लेते हैं। ढलान से उतरते हुए, ये बड़े ही महत्वपूर्ण निबंध रहा है। ढलान से उतरते हुए और कला का जोखिम। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा क्या अर्थ है? बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे
कहीं नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो इसका उत्तर जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। इसका उत्तर होगा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, उसी को कहते हैं घड़ी में तोला घड़ी में मासा। आगे बढ़ते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम, इस सूक्त से युक्त रचना है, यानी यह सूक्त किस रचना की है बताइए। शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या कुमार संभवम, किससे ली गई है? तो यह लिया गया है किरातार्जुनीयम। इसके रचयिता कौन है? भारवी हैं। कौन है? भारवी हैं। और कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की है, कालिदास। नैषधीय चरित श्रीहर्ष का है, श्रीहर्ष का है। शिशुपाल वधम किसका है? माघ का है। किसका है? माघ का है। ध्यान रहे, सहसा विदित न क्रियाम, यह वाक्य इन्होंने अपने कमरे में टांगा हुआ था लिख करके, बहुत प्रिय वाक्य था इनको। एक बार यह घर पे नहीं थे, इनकी पत्नी को किसी बात की, किसी चीज की आवश्यकता लगी, तो उन्होंने वणिक को यह सूक्त दे करके और उसके बदले सामान खरीद लिया था। आगे देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद काव्य किनके द्वारा रचित है? विशिष्टाद्वैतवाद, वाद से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैतवाद किससे संबंधित है, द्वैतवाद किससे संबंधित है, अद्वैतवाद किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य हैं। सही उत्तर आपका क्या होगा? रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य किससे संबंधित है? द्वैतवाद, द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य किससे हैं संबंधित? तो द्वैताद्वैतवाद किससे संबंधित है? द्वैताद्वैतवाद। ऐसे ही अद्वैतवाद शंकराचार्य, रामानंद वैष्णव आचार्य थे ये। आगे देखते हैं। ऋषि किस उपन्यास का नायक है? ऋषि किस उपन्यास का नायक है? जब भी मैं नायक के प्रश्न पूछूं, नायिका के प्रश्न पूछूं, किस गांव से संबंधित रचना है, उसे आपको तत्काल नोट करते चलना है। इससे आपको एक बढ़िया नोट हो जाएगा। तो ऋषि किस उपन्यास का नायक है? जंगल रात का रिपोर्टर, वह जो मैंने देखा, ग्राम देवता। बताएं किससे संबंधित है? तो रात का रिपोर्टर, इसमें ऋषि जो है वो नायक है और यही रिपोर्टर का काम करता है। यह है निर्मल वर्मा का उपन्यास। निर्मल वर्मा किसका है? निर्मल वर्मा का है। ग्रामदेव का किसी रचना है? ग्राम देवता अमरकांत का है, अमरकांत। जंगल अमृत राय का है, अमृत राय। वह जो मैंने देखा, उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट। ये सारे जो है उपन्यास विधा है चारों। जंगल अमृत राय का है, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का है, और वह जो मैंने देखा उदय शंकर भट्ट का, ग्राम देवता किसका है? अमरकांत का है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? किसमें उनको छप्पयों का राजा कहा है? छप्पय जो है एक छंद होता है, उसका राजा इनको कहा गया है। शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में, मंजू रासों में, इनमें से कोई नहीं। तो चंद बरदाई को शिव सिंह सरोज में छप्पयों का राजा कहा गया है। इसकी रचना 1883 में की गई। कब की गई? 1883 ईस्वी में हुई। और किसने की? शिव सिंह सेंगर ने की थी। किसने की थी? शिव सिंह सेंगर ने। आगे बढ़ते हैं। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं? तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं किसकी कहानी है? बताइए। जैनेन्द्र, यशपाल, मोहन राकेश या रागे राघव? तो यह यशपाल की कहानी है। किसकी कहानी है? यशपाल की कहानी है। चलिए इन लोगों को भी एक फेमस कहानियां कुछ देख लेते हैं। गदल
और पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर ये दोनों कहानियां रांगे राघव की है। पंच परमेश्वर से आप लोग बिल्कुल भी संकित मत होइएगा। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की भी कहानी है। मोहन राकेश का देख लेते हैं। परमात्मा का कुत्ता। परमात्मा का कुत्ता इनकी एक कहानी है। और एक है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक। जैनेन्द्र का देख लेते हैं। खेल, पत्नी, नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या। ऐसे ही और भी कहानियां हैं इनकी। जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने लिखा दिया है और इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। परमात्मा का कुत्ता भी पूछा जा चुका है और मलबे का मालिक, गदल भी पूछा जा चुका है, पत्नी भी पूछा जा चुका है, खेल भी पूछा जा चुका है और नीलम देश की राजकन्या। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। नाथ संप्रदाय के आराध्य देव थे। नाथ संप्रदाय जिसका प्रवर्तन गोरखनाथ के किया था, उसके आराध्य देव कौन थे? तो आराध्य देव शिव थे। कौन थे? शिव। निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था लहना सिंह, कफन बुधिया, रोज मालती, परिंदे, महेश्वर। तो ध्यान रहे परिंदे में लतिका है। इसकी लतिका, इसकी पात्र लतिका है, बाकी सब सही है। उसने कहा था कहानी किसकी है? कफन बुधिया, कफन प्रेमचंद, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। गुलेरी। और रोज जो है अज्ञेय की कहानी है। किसकी कहानी है? अज्ञेय। और परिंदे किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बंदा गुरुपद, परदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा तुलसी के किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह प्रश्न जब भी आता है तो आप लोगों से अलंकार पूछा गया है। अभी तक आपसे अलंकार पूछा गया है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ से लिया गया है। अलंकार पूछा जाए, अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास। क्योंकि बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है। प प प स स स। तो ये अनुप्रास की बात हो गई, जो बात हम तक करते आए हैं। कवितावली, रामचरितमानस, गीतावली और दोहावली। तो यह रामचरितमानस से लिया गया है। जो लोग रामचरितमानस पढ़े होंगे उनको याद होगा। 10 लाख को संस्कृत में कहते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? अयूतम, प्रयूतम, अर्बुदम, खरबम। बड़ा ही परेशान किया था यह प्रश्न कि पूछा गया था कि 10,000 को क्या कहते हैं। यह प्रश्न आया था टीजीटी 2021 में और यहां थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया गया है। तो 10 लाख को ध्यान रखिएगा, प्रयूतम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयूतम। और अयूतम 10,000 को कहा जाता है। 10,000 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अयूतम। खरबम खरब को कहा जाता है, खरब। और अर्बुदम किसको कहा जाता है? अरब। यानी कि हमको 2 संख्याएं रटना होगा, याद करना होगा। 10,000 अयूतम और 10 लाख प्रयूतम, या न्यूतम भी इसको कहते हैं 10 लाख को। बाकी हम लोग जुगाड़ से याद कर लेंगे। जैसे खरबम का खरब हो गया और अर्बुदम का अरब हो गया, तो ऐसे ही कोट का करोड़ होता है। मतलब हम याद कर ले जाएंगे, लेकिन इन 2 बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। इन 2 संख्याओं को आप रट लीजिए। आया हुआ प्रश्न है और फिर से आ सकता है।
काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? काव्य हेतु 5 प्रकार, 3 प्रकार, 8 प्रकार या 2 प्रकार? बताइए। तो काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, या अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति या अभ्यास, यही 3 प्रकार हैं। किसके? काव्य हेतु के। प्रत्येक में संधि है, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि। हमारे पास कुछ कमेंट आए थे कि सर आप जब संस्कृत के अनुवाद हल कराते हैं तो उसका बाकायदे हल कराया करिए, या फिर जब आप संधि का हल कराते हैं तो संधि को भी बाकायदे व्याख्यायित करिए। देखिए ऐसा संभव नहीं हो सकता। अगर संधि को हम व्याख्यायित करेंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीजों को ध्यान रखा है और अब से ऐसे प्रश्नों को भी व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं प्रत्येक में संधि क्या होती है। तो पहले आपको बता दें कि प्रत्येक में यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण होगी। कैसे होगी देखते हैं, ध्यान रहे। यण संधि होता क्या है? पहले स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 5। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण और ययादि। तो यण के बारे में देख लेते हैं। यण की ई के बाद कोई भी स्वर आ जाएगा तो क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा? या में। इसको बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। और उ या उ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वो व में। ध्यान रहे ये आधा य और आधा व है। इसी प्रकार से री के पश्चात कोई भी स्वर आए तो वह र में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा? र में। अब हम यहाँ पे प्रत्येक को तोड़ कर देख लेते हैं, बांट कर देख लेते हैं। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन 1। अब ध्यान दीजिए, जो प्र है, प्र को तो उतार लिया गया है, लेकिन जो ई की मात्रा है ये देखिए, ये छोटी ई की मात्रा है ना यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। तो ई और ए, ई किस में परिवर्तित? ए में परिवर्तित हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ई किस में बदल रहा है? य में बदल रहा है। और जो ये त है यहां आधा त हो जाएगा। और ए की मात्रा, भाई ए है तो ए की मात्रा लगेगी। तो ई या में बदल गया और ए की मात्रा लग गई और का यहां पे लिख दिया गया। तो क्या हो गया? प्रत्येक हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक बना कैसे है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? नाट्य वृत्तियों में कौन नहीं है? सात्विक, कैसिकी, आर्भटी या भारती। तो नाट्य वृत्तियां 4 होती हैं, इसमें से सात्विक नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पे सात्वती होता है। क्या होता है? सात्वती। कैसिकी, आर्भटी, सात्वती और भारती, ये 4 क्या हैं? नाट्य वृत्तियां हैं। आगे देखते हैं, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? यानी देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? एक चीज आपको बता दें कि यह प्रश्न आप लोग कई बार देखे होंगे, लेकिन समझने की कोशिश आप नहीं किए होंगे। रोमन लिपि का मतलब होता है जो अंग्रेजी में लिखा जाता है। यानी कि अगर हमको राम जाता है अगर लिखना है, इसका पहले उत्तर देखते हैं। तो सुनीत कुमार चटर्जी, उन्होंने सुझाव दिया कि अगर राम जाता है लिखना है तो इसको ऐसे लिखा जाए, RAM, राम, JATA, जाता, HAI है। तो इनका सुझाव ये था कि जो लिपि हो वो
रोमन हो, बाकी भाषा हिंदी ही रहे। अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का मतलब। अभी तक आप इसको रट रहे थे, तो इसका मतलब यही हुआ। हिंदी नवरत्न में कौन सम्मिलित नहीं है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मतीराम। तो इसमें सम्मिलित कौन नहीं है? जल्दी जल्दी अपने उत्तर बताइए। चलिए हम बता रहे हैं, हिंदी नवरत्न में जायसी सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी नवरत्न किसका है? तो मिश्र बंधु का है। मिश्र हिंदी नवरत्न किसका है? मिश्र बंधु। मैं यहां 9 लेखकों के नाम लिखवा दे रहा हूं। पहला चंद बरदाई। ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी नवरत्न पुस्तक है उसमें चंद नाम से लिखा है, मैं पूरा नाम लिखवा रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज। चंद का मतलब चंद बरदाई, और क्रम अलग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 9 राइटर का नाम जानिए। दूसरा कबीर, कबीर। तीसरा तुलसी, सूरदास, सूरदास यानी एक आदिकाल से, 3 भक्तिकाल से। आगे देखते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं केशवदास, केशवदास, देव बिहारी, और एक है त्रिपाठी बंधु, त्रिपाठी बंधु। इन्होंने त्रिपाठी बंधु से 2 लोगों का नाम उल्लेख किया है, एक है भूषण और मतीराम, मतीराम। और 9वें नंबर पे आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको अगर इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि एक लेखक आदिकाल से हैं चंद बरदाई, और 3 भक्ति काल से हैं कबीर, तुलसी और सूरदास, और 4 कवि जो हैं, वैसे तो टोटल 5 हैं, लेकिन उन्होंने त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम को शामिल करके उसको एक कर दिया है। तो केशवदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु यानी भूषण मतीराम, और आधुनिक काल से भारतेंदु को लिया हुआ यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कुल मिला के अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि हिंदी नवरत्न में कितने लेखक हैं, तो 9 आप कहेंगे, लेकिन अगर प्रश्न ये बनाया जाए कि कुल कितने लेखक हैं, तो आपको भूषण और मतीराम को अलग अलग करके देखना होगा। अब ये पता नहीं क्या कारण था कि इन दोनों लोगों को एक साथ उन्होंने शामिल किया। आगे देखते हैं, उसका यह कारण रहा होगा कि हिंदी नवरत्न, नवरत्न नाम दिए थे, इसलिए वो नवरत्न में शामिल करने के लिए इन दोनों लोगों को एक रत्न बना करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए। आगे बढ़ते हैं, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है? तो आराध्य यानी भगवान को प्रेमिका के रूप में देखा गया। किसके रूप में? प्रेमिका के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अंग और अह क्या है? ये स्वर है कि व्यंजन है कि अयोगवाह है कि संयुक्त अक्षर है? तो यह क्या है? यह अयोगवाह है। अयोगवाह, न स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अगला प्रश्न है, पंत को किस काव्यकृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए मिला था? लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव, ज्योत्सना। तो इनको मिला था चिदंबरा के लिए मिला था। किसके लिए? चिदंबरा के लिए मिला था। ध्यान रहे, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पंत को ज्ञानपीठ चिदंबरा के मिला, और ध्यान रहे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में ये किसको मिला था? पंत को मिला था। आगे देखते हैं, और लोकायतन के लिए भी एक पुरस्कार मिला है, इसको भी क्लियर कर देते हैं, सोवियत लैंड पुरस्कार। सोवियत लैंड
पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ओसारा किस भाषा का शब्द है? काफी लोग सुने होंगे, ओसारा किस भाषा का शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम, इन चारों में से क्या होगा? तो ध्यान रहे, ओसारा जो है देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, हमें पता नहीं लगता कि ये कहां से आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, स्मिथ, नाभादास या बच्चन सिंह? सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको हिंदी का जाति कवि कहा था। क्या कहा था? जाति कवि कहा था। नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। क्या काल का कहा था? कलिकाल का वाल्मीकि। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, विभत्स और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस। तो इनमें पृथ्वीराज रासों में वीर और श्रृंगार रस है, यानी पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन है और संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रणय का वर्णन दिखाया गया है, श्रृंगार का वर्णन दिखाया गया है। एक प्रश्न आया था कि संयोगिता किसकी प्रेमिका थी? यह प्रश्न टीजीटी में आ चुका है 2016 में। तो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। अब तो प्रयागराज नाम हो गया है। तो उपयुक्त पंक्ति में शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो बताइए इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। जब कोई बात कही जाए और उसका सीधा सीधा अर्थ ले लिया जाए। वह तोड़ती पत्थर, यानी कोई मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, उसको निराला जी ने देखा। ये निराला जी की लाइन है। किसकी लाइन है? निराला। और लिख दिया कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो सीधा सीधा यही इसका अर्थ भी निकल रहा है। लक्षणा क्या होता है? किसी के लक्षणों के आधार पर जब हम अर्थ लेते हैं, किसी शब्द के लक्षणों के आधार पर। व्यंजना, जहां व्यंग्यार्थ हो, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ निकाला जाए। आगे देखते हैं, कबीरदास की समाधि मगहर में किस नदी के तट पर बनी हुई है? कुआनो नदी, आमी नदी, सई नदी, गोमती नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो कबीरदास की समाधि आमी नदी के तट पर बनी हुई है। यह किस जिले में है? संत कबीर नगर में। किस में है? संत कबीर नगर में। कबीर नगर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुआनो नदी किसकी कविता है। किसी ने एक बहुत शानदार कविता लिखी है कुआनो नदी के ऊपर, और किस जिले में बहती है इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। किस सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ में दो प्रेम कथाएं समानांतर रूप से चलती हैं? किस ग्रंथ में दो प्रेम कथाएं हैं? चित्रावली, हंस जवाहिर, इंद्रावती या मधुमालती? तो मधुमालती में दो प्रेम कहानियां एक साथ चलती हैं। मधुमालती और इसका नायक है मनोहर। और एक और कहानी चलती है ताराचंद और प्रेमा की। ताराचंद और प्रेमा की, यानी दो प्रेम कहानियां एक साथ चलती हैं। यह किसका है? इसके लेखक है मंझन। कौन है? मंझन। आगे बढ़ते हैं। अंगबधू शीर्षक से दादू दयाल की रचनाओं को किसने संकलित किया? किसने संकलित किया बताइए आप लोग। तो रज्जब अली ने संकलित किया। किसने संकलित किया? रज्जब अली ने। संत दास और जगन्नाथ दास ने भी हरडेवाड़ी के नाम से संकलित किया था। हरडेवाड़ी के नाम से इन्होंने भी संकलित किया था। ध्यान रहे, सुंदरदास भी इनके शिष्य थे, जैसे रज्जब अली इनके शिष्य थे। और हरडेवाड़ी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन यानी संपादन किसने किया था? संत दास और जगन्नाथ दास ने मिलकर के। बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में लिखी है, पद्य में लिखा है, पद्य में, और 1641 ईस्वी में लिखा है। कब लिखा है? 1641 ईस्वी में। प्रथम रश्मि का आना रंगीन तूने कैसे पहचाना?
निराला, महादेवी वर्मा, पंत और प्रसाद, किसकी लाइन है यह? तो यह लाइन है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी लाइन है? पंत की। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। आगे है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति होना चाहिए। व्युत्पत्ति, कुछ विद्वान सफा से भी मानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पवित्र या ज्ञान। क्या होता है? पवित्र। लेकिन अगर सर्वमान्य मत की बात की जाए तो ऊन से माना जाता है। किससे माना जाता है? ऊन से। ऊन का वो चोगा पहने रहते थे, जिसको सुफ्फा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सुफ्फा। और वहीं से सूफी शब्द निकला है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ये आज का आखिरी सवाल है, तो आराम से पढ़ते हैं। चाय फीका है। चाय फीका है। मैंने बताया था जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, आप वाक्य प्रयोग अच्छे से करिएगा, सोच समझ के, जो आप व्यवहारिक जीवन में करते आए हैं। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी से सोना कम महंगा है, मिश्री मीठा है। तो इसका सही उत्तर होगा दही खट्टा है। दही क्या होगा? खट्टा होगा। चाय क्या होती है? फीकी होती है। कैसी होती है? फीकी होती है। चांदी सोने से कम महंगी है, ये सही उत्तर होगा। मिश्री मीठा नहीं, मिश्री मीठी होती है। क्या होती है? मीठी होती है। साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोग जरूर लाइक किया करिए, शेयर भी किया करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। जो लोग इस समय यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एग्जाम बिल्कुल पास में है, और आरपीएससी यानी कि राजस्थान की परीक्षाएं भी नजदीक आ गई हैं, उसमें भी ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही काम की है। जरूर आप लोग 1 घंटे समय निकाल के इसको हल किया करिए। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के थ्रू नीचे यूट्यूब चैनल में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिर में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यह चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं यानी मुझे आप नाविक अपना बना लीजिए, और भुलावा दे करके, भुलावा मतलब बहकावा मत समझिएगा आप लोग। भुलावा का मतलब इस सांसारिक मोह माया में घर से और अन्य चीजों से जो जो आपकी परेशानियां हैं, वहां से हट करके सीधा आपको पढ़ाई पे फोकस करके आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाना है। मुझे कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की क्लास समाप्त कर रहा हूं, और कल फिर मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपके काम के हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।